जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आईएनएस विक्रमादित्य की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए कोची शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट। भारत और मलेशिया की आर्मीज कंडक्ट करेगी हरिमऊ शक्ति बायलैटरल एक्सरसाइज। टाटा ने यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी पिच किया अपना आर्मर्ड पर्सनल कैरियर। बांग्लादेश के प्रोफेसर ने भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से J7 फाइटर्स को खरीदने का दिया सुझाव। और बेलारूस के राष्ट्रपति के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाने पर एक बार फिर से पाकिस्तान की बेइज्जती। आज 30 नवंबर 2024 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कोची शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और इस कॉन्ट्रैक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है 1207.5 करोड़ रुपीस। और आईएनएस विक्रमादित्य, जिसे नवंबर 2013 में इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया था, तो ये अपने शॉर्ट रिफिट वाली प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद बेहद ही जल्द इंडियन नेवी की एक्टिव फ्लीट को फिर से ज्वाइन करेगा। और ऑफिशियल स्टेटमेंट से इस बात के संकेत मिलते हैं कि इस रिफिट के दौरान आईएनएस विक्रमादित्य की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है तो उसे भी अपग्रेड किया जाएगा। और ये परियोजना कोची शिपयार्ड लिमिटेड को एक एमआरओ हब में डेवलप करने के उद्देश्य की तरफ उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि भारत के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के सपोर्ट में। और इस पूरी परियोजना में लगभग 50 एमएसएमईज भी शामिल होंगी और ये लगभग 3500 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी क्रिएट करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इटालियन नेवी के टॉप ऑफिशियल ने वेस्ट नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह के साथ मुलाकात करी थी। और इस दौरान मैरीटाइम डोमेन में दोनों देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए बातचीत की गई है। देवलाली की फील्ड फायरिंग रेंजेस में कंडक्ट की गई भारत और सिंगापुर की आर्मीज की बायलैटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर के 13वें एडिशन का समापन हो चुका है। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 पर्सनल ने पार्टिसिपेट किया था। और इस दौरान दोनों देशों की आर्मीज ने जॉइंट फायर पावर प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और आर्टिलरी द्वारा न्यू जनरेशन के इक्विपमेंट के इस्तेमाल को भी शोकेस किया है। इसके अलावा एक अन्य ड्रिल के हिस्से के तौर पर इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड ने भारत के स्वदेशी धनुष गन से भी कुछ फायरिंग प्रैक्टिस कंडक्ट करी थी, जिसमें धनुष गन के साथ साथ कुछ अन्य वेपन सिस्टम्स के भी डिस्ट्रक्टिव फायर पावर और पिन पॉइंट प्रिसिशन को शोकेस किया गया था। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की सूर्या कमांड 20 और 21 दिसंबर को एक स्पेशल ड्रोन शो को आयोजित करने वाली है, जिसका नाम है सूर्या ड्रोन शो 2024, जो कि उत्तराखंड के देहरादून कैंट के जसवंत ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। और इसमें अलग अलग कैटेगरीज के ड्रोन्स जैसे कि ISR ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, कामिकाजे ड्रोन्स, लॉजिस्टिक ड्रोन्स, स्वाम ड्रोन्स, FPV ड्रोन्स, ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, तो इन सभी को शोकेस किया जाने वाला है। और भारत के सभी ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को शोकेस करने के लिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं इसके साथ ही 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इंडियन आर्मी मलेशिया की आर्मी के साथ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में भी शामिल होगी, जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। और इस बार जो ये एक्सरसाइज है मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित की जाने वाली है, जिसमें दोनों देशों की आर्मीज US मैंडेट के अंडर सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे। भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने 2 खास प्लेटफॉर्म, जिसमें से एक है 8x8 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म और दूसरा है 4x4 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म को ग्रीस की आर्मी के लिए भी पिच किया है। और अभी वर्तमान समय में जो ग्रीस है वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने पर काम कर रहा है, ताकि इसके माध्यम से उनकी सर्वाइवेबिलिटी, मोबिलिटी और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया जा सके। और ग्रीस की इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए टाटा ने अपने खास प्लेटफॉर्म्स भी ऑफर किए हैं। और वैसे अगर आप में से किसी को जानने में दिलचस्पी है कि टाटा ग्रुप का भारत के डिफेंस सेक्टर में कितना बड़ा योगदान रहा है, तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने कुछ ही दिन पहले बनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि गुजरात ATS ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी एजेंट के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स की मूवमेंट के बारे में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसकी पहचान दीपेश गोयल के तौर पर हुई है, जो कि ओखा जेटी में वेल्डर कम लेबरर के तौर पर काम कर रहा था। और 200 रुपये की डेली पेमेंट के लिए ये किसी पाकिस्तानी एजेंट को उस जेटी पर आने वाली इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स के बारे में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था। और जब ATS को किसी पाकिस्तानी एजेंट के साथ इसके कांटेक्ट होने के इंटेल मिले, तो उसके बाद से ही ATS ने इस पर करीब से नज़र रखी हुई थी और फिर उसके बाद इस पर टेक्निकल सर्विलेंस भी की गई थी। और जिस पाकिस्तानी एजेंट के साथ ये कांटेक्ट कर रहा था वो एक वुमेन है जिसका नाम शाहिमा बताया गया है, और वो कुछ ही महीनों पहले फेसबुक के माध्यम से इसके कांटेक्ट में आया था। और फिर ऐसे करके उस पाकिस्तानी एजेंट ने धीरे धीरे व्हाट्सएप के माध्यम से इससे बात करना शुरू कर दिया था। और उस पाकिस्तानी एजेंट ने गोयल को ये बताया था कि वो पाकिस्तान की नेवी के लिए काम करती है,
और अगर वो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स के नाम, नंबर्स और उनकी मूवमेंट के बारे में उसको जानकारी देगा तो वो उसे डेली बेसिस पे 200 रुपये देगी। तो बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जिनका नाम है शाहिद उजमा और जो जाने जाते हैं अपने एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के लिए, और ये वही हैं जिन्हें अपने कुकर्मों के चलते ढाका यूनिवर्सिटी से बैन भी किया गया था। लेकिन जब से बांग्लादेश में पोपट गवर्नमेंट आई है तो तब से ये कुछ ज़्यादा ही सक्रिय हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ये एक ऐसी स्टेटमेंट देते हुए दिखाई दिए थे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी विकसित करनी चाहिए, और उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश की सबसे रिलायबल और ट्रस्टवर्दी सिक्योरिटी एलाई है, और जो भारतीय है वो नहीं चाहते हैं कि बांग्लादेश के लोग इस बात पर बिलीव करें। और तो और इन्होंने भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से मिसाइल्स लेके उन्हें अपने बॉर्डर पर डिप्लॉय करने तक की बात कही है। लेकिन अब अपडेट यह है कि यही प्रोफेसर एक बार फिर से एक नई स्टेटमेंट के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ये सुझाव दिया कि बांग्लादेश को भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान से J7 फाइटर्स परचेज करने चाहिए। और इनके IQ लेवल का अंदाजा भी इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के J7 को US के F-35 के इक्विवेलेंट बताया है। मतलब वो ये मानने की J7 F-35 के बराबर है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये कि पाकिस्तान खुद J7 को रिप्लेस कर रहा है। पर इन प्रोफेसर साहब का कहना है कि बांग्लादेश को 3 स्क्वाड्रंस लेनी चाहिए J7 की, और अगर भारत ये देखेगा कि J7 बांग्लादेश के एयरबेस पर स्टेशनड है तो उससे निश्चित रूप से भारत की आर्मी डिस्करेज होगी। इसके अलावा उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया कि मणिपुर और मिजोरम ऑलरेडी चल रहे हैं, और अगर असम के लोग भी उन्हें ज्वाइन कर लें तो हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने अपने इस बयान में असम के इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी कहा है। पर खैर, बांग्लादेश के प्रोफेसर और इनके जैसे कुछ और अपने इस तरह की स्टेटमेंट से शायद अज्ञात लोगों को ही इन्विटेशन देना चाह रहे हैं। बाकी बांग्लादेश के जो प्रोफेसर साहब J7 फाइटर्स खरीदने की बात कर रहे हैं, उन्हें उससे पहले ये बात करनी चाहिए, बिजली का बिल भरने के लिए पैसे हैं आपके पास? और जिस देश को वो अपनी सबसे रिलायबल एलाई बता रहे हैं तो वो देश खुद किस्तों में चल रहा है। बाकी बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज़ के खिलाफ टारगेटेड हिंसा हो रही है तो उसको रोकने के लिए बांग्लादेश की तरफ से अभी भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। 25 नवंबर को बेलारूस के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे थे, और इस दौरान उन्होंने अपने पाकिस्तानी काउंटर पार्ट प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ इस्लामाबाद में मुलाकात भी करी। लेकिन इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि आदत से मजबूर हैं, तो उन्होंने एक बार फिर से बेलारूस के प्रेसिडेंट के सामने कश्मीर का मुद्दा उठाया। लेकिन हुआ यह कि बेलारूस के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उसी समय स्पष्ट कर दिया कि वो यहाँ पर किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करने नहीं आए हैं, मैं यहाँ केवल बायलैटरल कोऑपरेशन पर बात करने आया हूँ। और बेलारूस के राष्ट्रपति की जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से थी कि आप कश्मीर छोड़िए, बल्कि मैं यहाँ पे केवल बायलैटरल कोऑपरेशन पर बात करने आया हूँ। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रोटोकॉल को तोड़कर बेलारूस के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए खुद ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। और शायद उन्हें लगा हो कि इतनी चापलूसी करने के बाद बेलारूस के राष्ट्रपति कश्मीर को लेकर उनके पक्ष में कुछ तो अच्छा बोल ही देंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि यूरेशियन ग्रुप यानी कि EAG ने इस वर्ष टेरर फाइनेंसिंग में शामिल इंटरनेशनल नेटवर्क से लिंक रखने वाले 600 से अधिक लोगों को आइडेंटिफाई किया है, और इनको EAG के साथ जुड़ी हुई कंट्रीज की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स के एनालिसिस के माध्यम से आइडेंटिफाई किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो EAG है तो इस ग्रुप में बेलारूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। और अभी हाल ही में जो EAG की मीटिंग हुई थी तो इस मीटिंग में इंडियन डेलीगेशन के हेड के तौर पर श्री विवेक अग्रवाल ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं। और उनकी तरफ से बताया गया कि EAG ने टेरर फाइनेंसर के तौर पर जिन 600 लोगों को आइडेंटिफाई किया है तो उनमें क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी आते हैं। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में सीमा पार से होने वाले टेरर फाइनेंसिंग को भी इस मीटिंग के दौरान डिटेल में डिस्कस किया गया था, जिसमें अलकायदा, जैश, लश्कर और इनके एफिलिएट्स, तो इस तरह के सभी ऑर्गेनाइजेशंस के रोल को डिस्कस किया गया। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1971 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार मेमचंद शर्मा, हवलदार बुद्धि बल्लभ, राइफलमैन मन बहादुर पुन, राइफलमैन मोती कुमार नवार और सिपाही अनुसुईया प्रसाद ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2016 में हेलीकॉप्टर क्रैश में लेफ्टिनेंट कर्नल रजनीश कुमार, मेजर अरविंद बाजला और मेजर संजीव राथर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि चीता हेलीकॉप्टर्स इंडियन आर्मी की सर्विस में कौन से वर्ष में कमीशन किए गए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।